सबसे पहली चीज तो जो हमने कवर अप करी, जैसा कि आपको पता है कि रीजनल स्टेट्स, मतलब जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है, मुगल एम्पायर का पतन हो रहा है, तो आसपास की छोटी छोटी से राज्य जो है वो उभर कर आ रहे हैं, राज्यों का, नई राज्यों का जो है वो उदय हो रहा है, राइट। तो नई राज्यों का उदय होने के पीछे दो कारण है, एक तो नए राज्य के जो रूलर्स हैं, लीडर जो है वो पावरफुल है, और दूसरा मुगल शासक जो है वो वीक है, इसलिए तो नई राज्य जो है वो उसका उदय हो रहा है। अब नई राज्य को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि सक्सेसर स्टेट, मतलब वो राज्य जो कि मुगलों के बाद जो है वो आए हैं, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक वगैरह, राइट, मुगल से ही निकलकर जो है वो आए हैं। वॉरियर स्टेट मतलब कि लड़ाकू राज्य, राइट। कर्नाटक को एक काम करो, कर्नाटक को जो है वो यहां पे ना लिखकर कर्नाटक को जो है वो इस पे लिख लो। कर्नाटक मेनली जो है वो इंडिपेंडेंट ही जो है वो हुआ करती थी, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, तो वो इसके अंदर आप मत लिखो तो ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर तीन ही जो है वो सही है, बंगाल, अवध और हैदराबाद। फिर वॉरियर स्टेट्स मतलब लड़ाकू राज्य, लड़ाकू राज्य में हम लोग को जो है वो मराठास देखने को मिलते हैं, सिख देखने को मिलते हैं, जाट हैं, बंगश पठान्स हैं, रोहिलास हैं और सतनामीज हैं। राजपूत भी इंडिपेंडेंट में आ जाते हैं, बट राजपूत के साथ भी लड़ाई होती है, इसलिए हमने राजपूत लिख दिया, चौहान लिख दिया, राइट। तो ये सब जो है वो लड़ाकू राज्य है, ये सब लड़ाई लड़ते थे। फिर इंडिपेंडेंट राज्यों की जो है बात करें, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गए, टोटली अपने आप से जो है वो रूल करते हैं, राइट। जैसे कि राजपूत, मैसूर, ट्रैवनकोर यानी कि केरला वाला क्षेत्र, सिंध वाला क्षेत्र, अफगान वाले और कर्नाटक वाले। तो हमने जो स्टार्ट किया था वो सक्सेसर स्टेट से जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें आता है बंगाल। बंगाल जो है वो कब बनी? 1717 में, उस समय फारूक शियार था, राइट। और ये बनी, इसका जो लीडर था वो मुर्शिद कुली खान था। फिर दूसरा अवध, अवध बनी 1722 में, इस समय कौन था? रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला था शासक, वो भी याद रखना है। और सादत खान बुरहान उल मुल्क जो था वो इसका शासक यानी कि फाउंडर था। तीसरा हैदराबाद 1724 में बनी, इस समय भी रंगीला भाई साहब थे, और निजाम उल मुल्क इसका फाउंडर था। तो इसमें हुआ ये जो ऐसी स्टेट्स हैं, ये ऐसे राज्य हैं जो मुगल के अंडर काम कर रहे हैं, मतलब ये मुगल के सूबेदार हैं। ये क्या करते थे, हर साल जो है वो नजराना या फिर पेशकश प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि नजराना पेशकश मतलब कि कुछ पैसे जो मुगल बादशाह को दिए जा रहे हैं रूल करने के लिए, कि हम इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे। इनकी कंप्लीट ऑटोनॉमी थी, यानी कि पूरी तरह से ये मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थे, कि वो उनको जैसा जिस प्रकार से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जैसे जैसे टाउन का डेवलपमेंट करना है वैसे वो कर सकते थे, किस प्रकार से टैक्स लगाना है, वो पूरी तरह से जो है वो आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट थे, राइट। फिर हमने स्टार्ट किया बंगाल से, तो यहां से हम रिवाइज करते हैं। अभी वाला पार्ट आपको समझ में आ गया कौन सी स्टेट किस तरीके की थी। अब बंगाल, बंगाल के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है सूबा। सूबा मतलब प्रोविंस होती है, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाता है कि सूबा क्या है, वो है प्रोविंस, ठीक है। ये सबसे बड़ी मुगल एम्पायर की सबसे बड़ी प्रोविंस थी बंगाल, ये फैक्ट ध्यान में रखना। आज की डेट में आप देखोगे ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, बांग्लादेश का क्षेत्र तो इतना बड़ा हुआ करता था, बंगाल वाला क्षेत्र। इसके दो इंपॉर्टेंट रूलर थे, एक था मुर्शिद कुली खान और दूसरा अलीवर्दी खान। मुर्शिद कुली खान में हमने जो है वो डिस्कस किया कि इसको जो है वो मुर्शिद कुली खान को गवर्नरशिप बंगाल की जो है फारूक शियार से प्राप्त हुई, ठीक है। फिर ये इसने मुर्शिदाबाद जो सिटी है उसका फाउंडेशन रखा, राइट, मुर्शिदाबाद सिटी का गठन किया। फिर इसके अलावा इसने अपने रेवेन्यू ऑफिस को जो है वो डेक्का यानी कि बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद जो है वो शिफ्ट कर दिया, और इसने जो है वो क्रेडिट देना शुरू किया किसानों को, यानी कि एग्रीकल्चर लोन देना शुरू किया, जिसका नाम है टक्कावी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में आ सकती है। टक्कावी क्या है? ये एग्रीकल्चर लोन है जिसको शुरू किया किसने किया? मुर्शिद कुली खान, राइट। और इसने बड़ी बड़ी जागीर, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया हुआ मुगल एम्पायर का पतन क्यों हुआ, तो उसमें एक रीजन ये था कि जागीरदारी क्राइसिस चल रहे थे, तो इसने बहुत बड़े जमीन को अपने खुद के कंट्रोल में कर लिया, मतलब खलीसा लैंड के कंट्रोल में जो है वो कर लिया। फिर अपना दूसरा बंदा आता है अलीवर्दी खान, राइट। अब ये अलीवर्दी खान जो है वो कैसे आया? ये बहुत छोटी पोजीशन से आया था। ये मुर्शिद कुली खान का पोता जो था उसका नाम था सरफराज, वो गद्दी पर बैठा, अलीवर्दी खान ने उसको जो है वो गद्दी से उतारा और खुद गद्दी पर जो है वो आकर बैठ गया, राइट। अलीवर्दी खान जो है 1740 में इसने सरफराज को हटाकर खुद गद्दी पर आकर जो है बैठ गया। इस अलीवर्दी खान के सामने चैलेंजेस थे मराठास, तो इसलिए इसने रघुनाथ राव के साथ एक छोटी सी ट्रीटी कर ली, जिस ट्रीटी के थ्रू इसने डिसाइड किया कि भाई मराठा जो है हमारे एरिया पर जो है वो नहीं आएंगे, डिस्टर्ब जो है वो नहीं करेंगे। फिर इसकी मौत हो जाती है 1756 में अलीवर्दी खान की, और इसने अपने पोते को जो है वो घोषित कर दिया, सिराजुद्दौला को घोषित कर दिया, यानी कि इसकी बेटी का जो लड़का था वो सिराजुद्दौला, तो उसको बोला कि तुम गद्दी पर जो है वो जाके बैठो। जब सिराजुद्दौला गद्दी पर गया तो उसके सामने तीन चैलेंजेस थे। एक तो उसका नेबर शौकत जंग, वो हमेशा उससे लड़ाई लड़ता था। दूसरा चैलेंज था घसीटी बेगम, उसकी आंटी, जो चाहती थी कि उनका पोता जो है वो गद्दी पर आए, तो ये एक चैलेंज था। और तीसरा चैलेंज था मीर जाफर। अब ये चैलेंज मैं मीर जाफर का चैलेंज नहीं बोलूंगा,
ये चैलेंज मैं बोलूंगा ब्रिटिशर का, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को करप्ट किया और मीर जाफर को बोला कि चलो तुम्हें गद्दी में बैठाएंगे, और सिराजुद्दौला को जो है वो गद्दी से हटाया। हुआ ये, सिराजुद्दौला जो है उसने ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री पर अटैक किया। कहां पर? कासिम बाजार में। क्यों अटैक किया? उल्लंघन कर रहे थे ब्रिटिशर। सही जो पैसा पहुंचना चाहिए सिराजुद्दौला के पास, वो पैसा टाइम पर नहीं पहुंच रहा था। जब सिराजुद्दौला ने लेटर भी लिखा तो उसके बदले में इसको गालियां बकी गई, राइट, अब्यूज किया गया। तो फिर इसने अटैक कर दिया कासिम बाजार में, कलकत्ता को अपने कंट्रोल में कर लिया पूरी तरह से, और पूरी तरह से ब्रिटिशर को भगा दिया। और फोर्ट विलियम जो है वो 15 जून 1756 में इसने कब्जे में कर लिया। तो इसने सक्सेसफुली ब्रिटिशर्स को भगा दिया। अब ब्रिटिशर जो है वो पूरी तरह से भागे नहीं, ये बंगाल के कलकत्ता के नजदीक ही एक फुल्टा आइलैंड करके है, वहां पर जाकर बैठ गए। फिर 20 और 21 जून को एक घटना होती है जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। सिराज ने जो है वो, सिराज के ऑर्डर्स पर कुछ लोगों को जो है वो, यानी कि 146 लोगों को एक छोटे से रूम में बंदी बना दिया गया, 18 बाई 14 के रूम में, और सफोकेशन के कारण उन लोग की मौत हो गई। सिर्फ 23 लोग ही बच पाए, मतलब 146 में मात्र 23 लोग बच पाए। फिर इस चीज का फायदा उठाया रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड में लगातार लेटर्स लिखे कि देखो कैसा क्रूर राजा है, इसको मारना है। और एक साल के अंदर रॉबर्ट क्लाइव ने स्ट्रेटेजी रची, और स्ट्रेटेजी रच के बैटल ऑफ प्लासी कर दी। और बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू हमें देखने को मिला कि इसने काफी सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया। और कहा यह भी जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी कभी लड़ी ही नहीं गई थी। तो बैटल ऑफ प्लासी में वो निपटा दिया सिराजुद्दौला। फिर बिठाया किसको? मीर जाफर, जो डिसाइडेड था, जो कमांडर था इसका सिराजुद्दौला का, वो डिसाइडेड था कि मीर जाफर जो है वो गद्दी पर बैठेगा। तो मीर जाफर गद्दी पर बैठ गया। मीर जाफर को सीआर कहा जाता है अंग्रेजों का, या फिर रॉबर्ट क्लाइव का जैकल। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसी की तरफ नहीं था। क्योंकि इसने क्या किया? एक सीक्रेट ट्रीटी कर ली, किसके साथ? डच के साथ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच वाले लोग मतलब नीदरलैंड्स, नीदरलैंड के साथ एक सीक्रेट ट्रीटी कर ली। गुस्सा हो गया ब्रिटिश, बोला भाग यहां से। उसको हटाकर मीर कासिम को बैठा दिया। मीर कासिम केपेबल था, ये डेवलपमेंट भी करना जानता था, बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये ब्रिटिशर के एक्सप्लॉइटेशन से, अति से, ब्रिटिशर तो अति करते थे ना कि नहीं नहीं, जैसे ब्रिटिशर की एक अति थी, इन्होंने बोला कि हम कस्टम ड्यूटी नहीं देंगे, तो इसका हो गया मीर कासिम का दिमाग खराब। मीर कासिम ने स्ट्रेटेजी रची, और स्ट्रेटेजी रच के इसने अवध को बुलाया, किसको? सुजाउद्दौला को। बोला कि भाई ये दिक्कत चल रही है। बोल रहा है यार हमारे साथ भी ये लोग दिक्कत कर रहे हैं। तो ये दोनों मिल गए। फिर इन्होंने बोला कि यार हम लोग को स्ट्रांग होना है, तो मुगल बादशाह को अपने करीब लाना पड़ेगा। तो ये चले गए शाह आलम के पास। उस समय शाह आलम सेकंड था मुगल बादशाह, राइट। तो क्योंकि ये शाह आलम सेकंड किसके बाद आया? मोहम्मद शाह रंगीला के बाद शाह आलम सेकंड आ गया, राइट, मुगल बादशाह। तो शाह आलम नहीं, उसके बाद नहीं आया मोहम्मद, उसके बाद तो वो आया था, क्या बोलते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद कुछ पीरियड के लिए वो था ना, क्या नाम है, अब्दाली, अहमद शाह बहादुर, उसी के समय पर अब्दाली जो है। याद रखो, ये बिल्कुल गलती मत करो, ये अपन ने पढ़ा है डिटेल में। तो मुगल एम्परर शाह आलम के साथ इसने अलायंस जो है वो क्रिएट किया। तो मतलब बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह मीर शाह आलम सेकंड, इन्होंने जो है वो मिलकर एक अलायंस क्रिएट किया। और ब्रिटिशर्स की तरफ से हेक्टर मुनरो था जो लड़ाई लड़ रहा था। इनकी लड़ाई जो है वो होती है, बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसमें बुरी तरह से इनकी हार हुई। और हार होने के बाद एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि 1965 की, जिस संधि में 1765, सॉरी, हाँ, 1765 की एक संधि हुई है, राइट, इलाहाबाद की। और इस संधि के थ्रू जो है वो अवध को भी बहुत सारा पैसा देना पड़ा, इसको भी पैसा देना पड़ा। इवन इन्होंने मीर जाफर को वापस जो है वो गद्दी पर बैठा दिया, राइट। मीर जाफर गद्दी पर आया। फिर मीर जाफर के बाद नज्म उद्दौला गद्दी पर आया। अब ये इंपॉर्टेंट नज्म उद्दौला इसलिए है क्योंकि इसके पीरियड में डबल गवर्नमेंट या ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल के अंदर शुरू हुआ। ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटिशर्स के पास होंगे दीवानी राइट्स, मतलब कि टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स, और टाउन के मैनेजमेंट यानी कि निजामत राइट्स जो होंगे वो नवाब के पास होंगे। मतलब कि इट इज ऑल अबाउट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के पास है, बट पैसा जो है वो ब्रिटिशर्स के पास है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जो हमने पूरी चीज डिटेल में जो है वो कवर करी, राइट।